आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम हर्षित राय है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में शोध कार्य कर रहा हूं और मेरा शोध विषय भारतीय मैथमेटिकल ट्रेडिशन एंड द थ्री शतिका पार्टी ऑफ श्रीधराचार्य है। आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ वो इंडियन नॉलेज सिस्टम अर्थात भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि भारतीय मैथमेटिकल ट्रेडिशन है अर्थात भारतीय गणितीय परंपरा। तो भारतीय गणितीय परंपरा से हम क्या समझते हैं, इससे पहले वो कहां से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है और इतना कहने से क्या तात्पर्य है, इस विषय को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले गणित शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार संस्कृत में बताई गई है, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि जो गणित शब्द है, ये गणित शब्द जो है ये गण धातु गण संख्याने धातु है। गण संख्याने धातु चुरादी गण की जो गण संख्याने धातु है, इससे कत प्रत्यय लग करके गणित शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है गिनती करना या काउंट करना। तो गणित शब्द की व्युत्पत्ति देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि गणित का अर्थ है गिनती करना या गणना करना। तो जब हम ये देखते हैं कि गणित शब्द भारतीय ज्ञान प्रणाली में कहां प्रादुर्भूत हुआ है, कहां से उद्भूत हुआ है, तो हम सबसे पहले वेदों की तरफ जाते हैं। तो वेदों की तरफ जाते हैं तो वहां ऋग्वेद में हमें गणित का जो ट्रेस है वो प्राप्त होता है। वो किस प्रकार है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल के तृतीय सूक्त का जो 9वां मंत्र है वो कहता है त्रीणि शतानि त्रिसहस्राणि त्रिंशत च नव च। यहां पर 3 जो अंक है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जब हम यजुर्वेद में आते हैं तो यजुर्वेद का जो 17वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, वहां पर 10 to the power 0 से लेकर के 10 to the power 12 तक की बात कही गई है। किस प्रकार कही गई है? उसमें बताया गया है कि 1, 10, शत, सहस्र और यानी 1 का मतलब हो गया 10 to the power 0, 10 का मतलब हो गया 10 to the power 1, शत का मतलब हो गया 10 to the power 2, सहस्र का मतलब हो गया 10 to the power 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार मध्य, अंत्य और परार्ध 10 to the power 12, 10 to the power 11, 10 to the power 10। इसके बाद 1, 10, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, न्यर्बुद, खरबुद, समुद्र, मध्य, अंत, परार्ध, इस प्रकार से 10 to the power 0 से लेकर के 10 to the power 12 तक की बात की गई है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि यजुर्वेद में भी अंकों को लेकर के, संख्या को लेकर के विशेष रूप से बात की गई थी। इसी प्रकार सामवेद में भी उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं और उसके पहले भाग में कितने मंत्र हैं, इस प्रकार लेकर के सामवेद में भी वहां पे गणित को लेकर के बात की गई है। अथर्ववेद में भी इसी प्रकार गणित को लेकर के बात की गई है। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हमें देखने को प्राप्त होता है कि जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, जो वेदों का एक अभिन्न अंग है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो वहां पर उपनिषदों में हमें अनंत की अवधारणा की प्राप्ति होती है, जो कि स्पष्ट रूप में बताते हैं कि अनंत की अवधारणा भारतीय दार्शनिक पद्धति में भी अनंत की अवधारणा किस प्रकार से मौजूद है। वहां पर हम देखते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय का जो प्रथम खंड है उसमें एक मंत्र है पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ब्रह्म है वह पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म से ही इस संपूर्ण जो विश्व है उसकी उत्पत्ति हुई है और इस पूर्ण ब्रह्म में से इस संपूर्ण विश्व को निकाल देने पर वह पूर्ण ब्रह्म ही शेष बच जाता है। तो इसको जब हम मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखते हैं तो कोई चीज अगर पूर्ण है अर्थात अनंत है और उसमें से किसी संपूर्ण वस्तु को निकाल देते हैं अर्थात अनंत को ही निकाल देते हैं, तो भी हमारे पास अनंत ही शेष बच जाता है। इस प्रकार से जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, वो यहां पर पूर्णतः सिद्ध होते हुए दिख रहा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में अनंत की अवधारणा की प्राप्ति होती है।
इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो रामायण में भी 10 टू द पावर 0 से लेकर के 10 टू द पावर 30 के ऊपर तक की बात की गई है। और महाभारत में भी अक्षौहिणी सेना की जो बात की गई है उसमें बिल्कुल ही सटीक रूप में यह बताया गया है कि इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने पैदल सैनिक और इतने लोगों से मिलकर के 13 अक्षौहिणी सेना का निर्माण हुआ है। अब हम जब आगे की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो जो अभी यूज हो रहे हैं फॉर्मूलाज, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया, फिर उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और इस पे एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ पाई की वैल्यू को लेकर के कि पाई की सटीक वैल्यू किस मैथमेटिशियन ने दी है और कब दी है। तो अभी इन सारी चीजों का श्रेय वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं मैथमेटिक्स के उनको चला जाता है। लेकिन भारतीय मैथमेटिकल ट्रेडिशन को जब हम ध्यान से स्टडी करते हैं, जब इसका ध्यान से हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो वेदों का ही एक अंग है वेदांग, वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो इसमें से जो कल्प नामक वेदांग है जिसमें 4 सूत्र हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और एक सुल्ब सूत्र, उनमें से जो यजुर्वेद का एक सुल्ब सूत्र है बौधायन सुल्ब सूत्र, तो बौधायन सुल्ब सूत्र के पहले अध्याय अर्थात प्रथम अध्याय का जो 48वां मंत्र है उसमें बौधायन ऋषि ने बताया है यज्ञ वेदी के माध्यम से। सुल्ब सूत्रों का मुख्य विषय तो कर्मकांड ही है, तो यज्ञ वेदी के माध्यम से उन्होंने बताया हुआ है कि दीर्घ चतुरस रक्षा छन्या रज्जु पार्श्वमानी तिरंगमानी च यः पृथक भूते कुरुतस तद उभयम करोति इति क्षेत्र ज्ञानम, ये उनका कहना है वहां पर। तो इसको जब हम मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं कि गणितीय अवधारणा से जब इसको हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है, तो उनका कहना क्या है कि कोई आयत है, तो किसी आयत का जो अक्षन्या रज्जु है, अर्थात ये जो डायगोनल है, ये अक्षन्या रज्जु इसको कहा जाता है। तो ये जो डायगोनल है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस अक्षन्या रज्जु पर जितने ईंटों से इस पे वर्ग बनाएंगे, ये जो वर्ग होगा ये पार्श्वमानी और तिर्यंकमानी, इन दोनों पर जो ईंटें लगा करके वर्ग बनाएंगे उसके बराबर होगा। ये उनका कहना उस समय था वेदी को लेकर के, वेदी के निर्माण को लेकर के उन्होंने ऐसा कहा। अब जब मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम लोग इसको देखते हैं तो एक पाश्चात्य स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है पाइथागोरस, समय है 500 से 580 ईस्वी पूर्व के आसपास का, और बौधायन का समय है 800 ईसा पूर्व के आसपास का। तो बौधायन निश्चित रूप से उनसे बहुत ही पूर्व में है। इन्होंने क्या कहा पाइथागोरस ने कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है अर्थात जो एसी का स्क्वायर है, ये बेस जो है और परपेंडिकुलर जो है इसके स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बात पूरी तरीके से निकल करके वही आ रही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो अलग है, वो मैथमेटिकल तरीके से बता रहे हैं, गणितीय जो पर्सपेक्टिव है इसका उसको उन्होंने उजागर किया। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये पुराने रूप में उपस्थित है ऑलरेडी, बौधायन ने इसको स्पष्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का पूर्व में ही हमारे बौधायन ऋषि ने जो सूत्र है उसको उजागर किया हुआ है कि जो अक्षन्या रज्जु पे बने हुए जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो पार्श्वमानी और तिर्यंकमानी को जोड़ करके इनके वर्ग में बने क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार इन्होंने यहां पर ये बताया हुआ है। अब हम आगे जब देखते हैं तो एक बहुत ही भारत में बहुत ही नामी और बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, जिनका कि कुसुमपुर निवास स्थान माना जाता है और 426 ईस्वी के आसपास का उनका समय माना जाता है। तो पाई की वैल्यू को लेकर के बहुत ही विवाद रहा है भारत में भी रहा है। पाश्चात्य संस्कृति जो है भारतीय मैथमेटिक्स को वो लोग थोड़ा स्वीकार नहीं करते हैं उस तरीके से। तो पाश्चात्य जो स्कॉलर हुए हैं मैथमेटिक्स के, उन्होंने भी कहा है कि पाई के वैल्यू को लेकर के इस प्रकार की अवधारणा रही है।
इस पे काफी डिबेट भी हुआ है, काफी रिसर्चेस भी हुए हैं। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक अपना ग्रंथ लिखा है। तो आर्यभट्टियम के गणित पाद में जो 10वां सूत्र है उसमें इन्होंने एक सूत्र दिया हुआ है जिससे पाई की वैल्यू मॉडर्न मैथमेटिक्स में 3.1416 जो हमें पता है 22/7 जो आती है, तो उसको तोड़ने पर 3.1416 जो आता है डेसिमल में वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम लोग किस प्रकार प्राप्त करते हैं उसको अब हम लोग देखते हैं। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में जो पाई अर्थात पाव्या, उसको वहां पर पाव्या कहा गया है। ये पाई जो है इसको पाव्या कह रहे हैं, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने पाई अर्थात पाव्या को प्राप्त करने के लिए क्या वहां पर सूत्र दिया हुआ है, इसको ये श्लोक के माध्यम से वो बताते हैं और कहते हैं कि चतुरधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टिस तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विस्कंभस्यासन्नो वृत्त परिणाह। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। चतुरधिकम शतमष्ट गुणम अर्थात ये जो 100 है इसमें 4 अधिक, तो ये 104 हो गया और इसको 8 से गुणा करने की बात कर रहे हैं, अष्ट गुणम, तो इसको 8 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 832 हो गया ये। अब इसके बाद कह रहे हैं द्वाषष्टिस तथा सहस्राणाम अर्थात 62,000 हो गया। द्वाषष्टिस 62 और सहस्राणाम 1000, तो इस लाइन को भी मिला लेते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 62,832। ये 62,000 हो गया। अब कह रहे हैं अयुक्त द्वय विस्कंभस्यासन्नो वृत्त परिणाह, तो वृत्त की परिधि को ज्ञान करने की बात हो रही है और कह रहे हैं अयुक्त द्वय विस्कंभ। विस्कंभ का मतलब क्या है, यहां पर विस्कंभ का क्या मतलब है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये बहुत ही मेजर टर्म है। यहां पर विस्कंभ कहने का मतलब है पाई इज इक्वल टू पाव्या इज इक्वल टू परिधि बाई व्यास। ये है विस्कंभ का ही मतलब है पाई, यही है पाव्या, और इसी को डिनोट करने के लिए उन्होंने जो सूत्र दिया है उसमें परिधि बाई व्यास को जब हम लोग इस टर्म में, ये जो संख्याएं हैं इनको जब इस टर्म में लेकर के आएंगे तो इससे हमें जो वैल्यू है वो पता चलेगी कि कैसे निकलता है। तो ये तो हो गया हमारा परिधि। परिधि तो ये हो गया, परिधि की वैल्यू ये आ गई 62,832। व्यास निकालने की बात है तो व्यास के लिए कह रहे हैं अयुत द्वय। व्यास के लिए कह रहे हैं अयुत द्वय। अयुत द्वय कहने का क्या तात्पर्य है, अयुत अभी हम पीछे हम लोगों ने देखा था, अयुत जो शब्द है इससे कितनी संख्या का हमें पता चलता है तो वह है 10⁴। अयुत का मतलब होता है 10⁴ और द्वय का मतलब है 2। 10⁴ इंटू 2 का मतलब हो गया कि ये 10,000 है, 10,000 इंटू 2 20,000। अब हम इसे इस फॉर्मूला पे रख देते हैं कि विस्कंभ इज इक्वल टू परिधि बाई व्यास, तो 62,832 बाई 20,000। तो इसको अब हम लोग जब काटेंगे इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.1416। यही सर्वमान पाई की वैल्यू है जो इस समय मैथमेटिक्स में यूज भी की जा रही है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा भी प्रमाणित है और जो भारतीय मैथमेटिकल ट्रेडिशन में आर्यभट्ट के द्वारा दी गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाई की वैल्यू को लेकर के जो सर्वमान्य वैल्यू है पाई की संसार में, उसको आर्यभट्ट ने दिया है और उसको देने में आर्यभट्ट का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये भारतीय मैथमेटिकल ट्रेडिशन का विश्व को एक बड़ा योगदान है। तो आचार्य आर्यभट्ट के बाद जो भारतीय गणितीय परंपरा में एक बहुत ही प्रबुद्ध आचार्य हुए हैं वो है श्रीधराचार्य।
जिनका समय 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का है। तो आचार्य श्रीधर ने 2-3 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें पाटीगणित सार अथवा त्रिशतिका और नवशती इस प्रकार के ग्रंथ हैं। तो इसमें अभी जो प्राप्त वर्तमान में ग्रंथ है वो 2 हैं। पाटीगणित जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, और पाटीगणित सार अथवा त्रिशतिका जो कि बनारस से प्रकाशित है। तो ये 2 ग्रंथ अभी श्रीधराचार्य के प्राप्त हैं। तो इसमें त्रिशतिका में श्रीधराचार्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण दिया है, जिसका कि वर्तमान में गणित में बहुत ही ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। और पाश्चात्य जो स्कॉलर्स हुए हैं गणित के, उन्होंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम दिया है, जो कि हम देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको श्रीधराचार्य ने कहा है द्विघात समीकरण। और ये जो भास्कराचार्य, जो बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुए हैं, भारतीय गणितज्ञ, उन्होंने जो बीज गणित नामक ग्रंथ लिखा है, उसका जो अव्यक्त वर्ग समीकरण है, उसमें अलग अलग समीकरण दिए गए हैं। तो उसमें जो अव्यक्त वर्ग समीकरण है, उसमें भी ये जो श्लोक है ये उद्धृत है, वहां भी। तो वहां भी हम इसे देख सकते हैं। तो श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन न कहकर इसको द्विघात समीकरण कहा, और इसका सूत्र इस प्रकार दिया हुआ है। हम इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो हम आज निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो x की वैल्यू हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम ये देखते हैं कि इस सूत्र से, और ये इक्वेशन है, तो x की वो वैल्यू किस प्रकार आती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो श्रीधराचार्य कहते हैं चतुराहत वर्ग समयः रूपैः पक्ष द्वयम् गुणयेत् अव्यक्त वर्ग रूपैः उक्तौ पक्षौ ततो मूलम। इस प्रकार इन्होंने ये सूत्र दे दिया है द्विघात समीकरण के लिए। हमारे पास इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें चतुराहत वर्ग समयः रूपैः कहने का मतलब है कि ये जो पूरा इक्वेशन है, इसको 4a से इंटू कर देते हैं, 4a से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद दोनों पक्षों में गुणा करने के लिए इन्होंने कहा है यहाँ पक्ष द्वयम् गुणयेत्। तो दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो 0 से गुणा किया किसी भी चीज को, तो 0 ही आ गया, और इधर जो वैल्यू आई है उसको लिख दिया। अब यहां पर हम लोग इसमें से 4ac माइनस कर देते हैं। तो 4ac जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, तो इधर तो माइनस हो जाएगा 4ac, तो ये 4ac यहां से माइनस हो गया, तो ये और ये कट जाएगा, और यहाँ 4ac माइनस होगा, तो ये 4ac एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो गया अब आपका 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx इज इक्वल टू माइनस 4ac। ये इस प्रकार आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त वर्ग रूपैः उक्तौ पक्षौ ततो मूलम। तो यहां कहने का मतलब है कि अव्यक्त वर्ग रूपैः उक्तौ पक्षौ ततो मूलम, तो 4ac तो माइनस कर दिया है इसमें। अब दोनों पक्षों में b स्क्वायर ऐड करने की बात है। तो दोनों पक्षों में जब b स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। ये इस प्रकार का इक्वेशन अब हमें प्राप्त हो गया। b स्क्वायर को जब हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं तब, अब इस इक्वेशन को जब हम लोग देखते हैं, तो ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जिसकी वैल्यू है, उस फॉर्म में ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है? 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये इस माध्यम से हम देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर करने पे। तो यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। और ये जो है ये डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d, जो कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं।
इसकी 3 अवधारणाएं हैं कि डी अगर 0 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, डी अगर 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, और डी अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो उसमें हमें एक्स की 2 वैल्यूज पता चलती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक 0 भी है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो ये अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट इसका कर देते हैं। तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी, ये हो गया। तो इस प्रकार ये जो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी है, तो स्क्वायर करने के बाद की स्थिति है ये। अब यहां पर स्क्वायर रूट के बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के साइंस उपस्थित होते हैं। तो x की जब वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू ये प्लस बी जो है ये इधर आ जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 2a जो है वो इधर नीचे आ जाएगा अपॉन 2a। x की ये वैल्यू हमें मिल गई। ये जो अभी मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसी वैल्यू से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमें उस समय भी श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है उससे प्राप्त हो गया था 7वीं 8वीं शताब्दी में ही। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पाश्चात्य विद्वानों ने मैथमेटिक्स में जितना योगदान दिया है उससे कहीं ज्यादा या उससे कम तो किसी भी मामले में नहीं। भारतीय गणितज्ञों ने भी विश्व में गणित को अपना एक बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है, जिसे हमें आज पढ़ाई के माध्यम से ज्ञात करने की आवश्यकता है। इस विषय पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तब हमें पता चलता है कि चाहे वो पाई हो, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो वर्गमूल हो, चाहे घन हो, चाहे घनमूल हो, या सीरीज की बात करें, एपी की बात करें, जीपी की बात करें, इन सब विषयों पर भारतीय मैथमेटिशियंस ने, भारतीय गणितज्ञों ने विशेष रूप से ध्यान दिया है और इन सबका सूत्र दिया है। इस प्रकार से मैं आज आप सभी के समक्ष इस चीज को स्पष्ट करने का प्रयास किया हूं कि भारतीय गणितीय परंपरा किस प्रकार से एक समृद्ध परंपरा है और भारतीय गणितीय परंपरा का विश्व गणित को क्या योगदान है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।